जय हिंद दोस्तों। मैं अखिलेश कुमार क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आज आप लोगों को इससे पहले की क्लास में प्रॉपर डिटेल आपको बताया जा चुका है कि हम न्यू ईयर के उपलक्ष्य में सभी के लिए, सभी बिहार वासियों के लिए डीएलएड डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए क्लास लेके आ रहे हैं। उसी क्रम में आज हिंदी का पहला क्लास है। हिंदी का पहला क्लास है जिसमें हम स्टार्ट करेंगे वर्णमाला। इस क्लास की खास बात ये होगी दोस्तों, इस क्लास की खास बात ये होगी कि इसमें हम प्रॉपर पेपर जो है कि पिछले लास्ट 10 साल का पेपर एनालिसिस करके एक स्ट्रेटजी के थ्रू प्रॉपर जो है कि यहाँ पे हम क्लास लेके चलेंगे, जिसमें दो तरह के क्लास होंगे। एक तो हम अवधारणा पे बात करेंगे, अवधारणा पर बात करेंगे। अवधारणा के साथ साथ हम यहीं पे प्रश्नों का प्रैक्टिस भी कराते चलेंगे। ठीक है, जैसे आज का पहला क्लास है तो आज के पहले क्लास में जैसा कि आपको दिख रहा है ना, क्वेश्चन लगे हुए हैं। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, यहां पे बीच में कॉन्सेप्ट भी पड़ा हुआ है, उस प्रॉपर कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। इसी तरीके से जो मेरा नाम अखिलेश कुमार, मैं आपको दो सेक्शन पढ़ाऊंगा यहाँ पे डीएलएड प्रवेश परीक्षा का। दो सेक्शन, एक तो हिंदी के बारे में प्रॉपर मैं आपको जो है कि बताऊंगा, पूरा प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता चलूंगा। एक खास बात ये रहेगी कि जो प्रश्नों का जो प्रैक्टिस होगा ना, अभ्यास होगा, वह तो प्रवेश परीक्षा के हिसाब से ही होगा। यानी कि जो अभ्यास होगा, जो प्रश्नों का अभ्यास होगा, वह अभ्यास बेसिकली बीएड और डीएलएड प्रवेश परीक्षा के अकॉर्डिंग ही होगा। प्रवेश परीक्षा के अकॉर्डिंग इसी के अनुसार चीजें मैनेज की जाएंगी। ठीक है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट का होगा, जो अवधारणात्मक क्लास होगी, अवधारणा की क्लास होगी, है ना, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्लासेस होंगी, वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लासेस आप मान के चलिए कि जितने भी ओवरऑल एग्जाम हैं, चाहे एंट्रेंस का हो, डीएलएड एंट्रेंस का हो, बीएड एंट्रेंस का हो, या आपका जो है कि टेट का हो, सीटेट का हो, सुपर टेट का हो, जहां से भी होंगे, उन सब के जो है कि प्रश्न उस कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया जाएगा। तो चूंकि प्रैक्टिस सेशन से ज्यादा कॉन्सेप्ट का जो है क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हिंदी की क्लास में जो है कि आपके दो सेट में लूंगा, एक प्रैक्टिस सेट होगा, दूसरा अवधारणात्मक क्लास चलता रहेगा लगातार। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं दूसरी चीज क्या होगी। दूसरी चीज तो यहां पे एसएसटी या जिसे सामाजिक अध्ययन कहते हैं, अध्ययन, या आप इसे जीएस या जीके भी बोल सकते हैं। इसकी प्रॉपर हम क्लास यहां पे डिटेल में करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस सेशन दोनों साथ साथ चलता रहेगा। ठीक है, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। अब यहां पे प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, बहुत ही आसान से प्रश्न आते हैं एंट्रेंस में, ये बेसिकली एंट्रेंस के हैं, है ना। पहला प्रश्न क्या है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, जैसे हमारा शरीर है, शरीर, तो शरीर में जो है कि शरीर की, मानव शरीर की या जितने भी जीव हैं, उनकी सबसे छोटी इकाई किसे माना जाता है, कोशिका को माना जाता है। वैसे ही कहा जा रहा है कि ध्वनि की सबसे छोटी इकाई भाषा के माध्यम में देखें तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, पद होता है, वर्ण होता है, पदबंध होता है, शब्द होता है। तो इसकी हम बात करते हैं तो सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वर्ण होती है।
याद रखिएगा हमेशा, ये बार बार प्रश्न पूछा गया है। कौन होता है? वर्ण होता है। दूसरा प्रश्न क्या है? उच्चारण के आधार पर स्वर की कुल संख्या कितनी होती है? देखिए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी भ्रामक पूछे जाते हैं, है ना। कुल स्वर पूछ देखा, कुल स्वर कितने होते हैं, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, लेखन के आधार पर स्वर कितने होते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। जैसे यहां पे बोल दिया जाए कि उच्चारण के आधार पर स्वर कुल कितने होते हैं, तो उच्चारण के आधार पर स्वर देखते हैं तो 11 होते हैं। मात्र कितने होते हैं? 11 होते हैं जो स्वर होते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं कुल स्वर की बात किया जाए, जहां यहां पे बात हो जाएगी ना कुल स्वर, कुल स्वर या लेखन के आधार पर, लेखन के आधार पर स्वर, दोनों बातों में अंतर समझिएगा। एक क्या बोल रहा है? उच्चारण के आधार पर, बोलने के आधार पर। दूसरा क्या बोल रहा है? कुल स्वर या लेखन के आधार पर। तो जहां बात करेगा कि उच्चारण के आधार पर कितने स्वर हैं, तो उच्चारण के आधार पर स्वर की बात करेंगे तो 11 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही कुल स्वर या लेखन के आधार पर स्वर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ये हमेशा जो है कि आपको ध्यान में रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पे जैसे देखिए, यहां पे क्वेश्चन दूसरा अब आ गया, व्यंजन से आ गया। लेखन के आधार पर कुल वर्ण कितने होते हैं? तो लेखन के आधार पर, अब यहां पे देखिए कुल वर्ण पूछ रहा है लेखन के आधार पर, तो कुल वर्ण देखते हैं तो लेखन के आधार पर कितने होते हैं? 52। कितने होते हैं दोस्तों? 52 होते हैं। अभी ये मत समझिए, सारा जितना कॉन्सेप्ट है ना, आगे बीच में कॉन्सेप्ट मैंने डाल रखा है। कुछ पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर कॉन्सेप्ट कर लेंगे, फिर क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। ट का उच्चारण स्थल है, ट का उच्चारण स्थल है, ये वर्णमाला से बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछा गया है। डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है, बीए एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है, अदर कंपटीशन में भी ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा है? मूर्धन्य। ये सबको जो है कि मूल कॉन्सेप्ट समझेंगे। ट ट मूर्धन्य, यहां जिस नाक के नीचे ट ट बोला जा रहा है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? अब जैसे हिंदी में देखते हैं तो हिंदी में दो वर्णमाला है। वर्णमाला के क्या है? ये हिंदी हो गया, हिंदी में क्या है? वर्णमाला है, वर्णमाला है। वर्णमाला के 2 पार्ट हैं, कौन कौन से? स्वर व व्यंजन। स्वर व व्यंजन 2 पार्ट है यहां पे। तो अब यहां पे 2 पार्ट है, तो बोल क्या रहा है? हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? तो दोनों में आपने अगर बेसिक भी पढ़ा होगा ना, ये अब देखिए, ये बहुत नॉर्मल प्रश्न है। हम सब जानते हैं कि जो अक्षरों के मिलने से बनता है वो स्वर होता है, जो स्वतंत्र होता है मिलने से नहीं बनता है सामान्य तौर पे। इसको डिटेल में भी कॉन्सेप्ट में देखेंगे। उसे हम क्या बोलते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है उसे क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। पूरा कॉन्सेप्ट भी आज क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अल्प विराम सही है, अल्प विराम के लिए कामा यूज करते हैं, सही है। प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये भी सही है। पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई लगाते हैं, बिल्कुल सही है। विस्मय सूचक चिन्ह, अब विस्मय सूचक चिन्ह में ये नहीं लगाते हैं। विस्मय सूचक चिन्ह में क्या लगाते हैं? ये लगाते हैं विस्मय सूचक चिन्ह। आज हम चिन्हों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये 6 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन जो है कि आपका डी सही होगा, कि डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? है ना, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शाब्दी व्यंजन और आर्थी व्यंजन। शाब्दी व्यंजन कौन कौन से? शब्द से संबंधित व्यंजन
और अर्थ से संबंधित व्यंजन, शाब्दी और अर्थी व्यंजन, इस तरीके के दो व्यंजन जो है कि होते हैं, है ना, सामान्य तौर पे। अब देखते हैं अनुनासिक। अनुनासिक युक्त वर्ण को क्या कहते हैं? अनुनासिक युक्त वर्ण को क्या कहते हैं? लघु वर्ण, गुरु वर्ण, समवर्ण, विषम वर्ण। तो यहां पे कौन सा सही होगा? लघु वर्ण, अनुनासिक, लघु वर्ण, अनुनासिक एक ही होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। व्यंजनों की संख्या है, कुल व्यंजनों की संख्या नहीं पूछी जा रही है ना। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 33 कितनी होती है? 33। अब दो कहाँ गए? 35 सामान्यतः जो माने जाते हैं, 36 माने जाते हैं क्या? फिर 4 और जो है कि संयुक्त जो है कि व्यंजन होते हैं। इन सबको अभी हम कॉन्सेप्ट में आगे चल के वहां पे देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? सबसे अंत में आएगा तो कौन सा है यहाँ पे? क्लीव। कौन सा आएगा? क्लीव आएगा सबसे अंत में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, दीर्घ स्वर और उनसे मिलने वाले व्यंजनों में कौन सा वर्ण होता है? दीर्घ स्वर और उनसे मिलने वाले व्यंजनों में कौन सा वर्ण होता है? लघु वर्ण, गुरु वर्ण, प्लुत वर्ण, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहां पे आएगा आपका कौन सा? बी, गुरु वर्ण। कौन सा आएगा? गुरु वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, व्यंजन, ये व्यंजना लिखा हुआ है, व्यंजन होना चाहिए। व्यंजन के भेद के अंतर्गत कौन आता है? अभी इससे जस्ट पहले ये चूंकि व्यंजना लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये थोड़ा सा नहीं है। व्यंजन के भेद में कौन सा आता है? तो कौन सा आता है व्यंजन का भेद? मैंने अभी इससे जस्ट जो है कि पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपसे डिस्कस किया था। वहां पे मैंने व्यंजन के दो भेद बताए थे सामान्य तौर पे, है ना, शब्द से संबंधित और अर्थ से संबंधित। तो यहाँ पे हो जाएगा आर्थी व्यंजन, व्यंजना, आर्थी व्यंजना, आर्थी व्यंजना। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? कंठ से, कंठ मतलब ये नीलकंठ किसे बोला जाता है? भगवान शिव को बोला जाता है। कारण क्या है? भगवान शिव ने यहां पे कंठ में विष को धारण कर लिया जो समुद्र मंथन से निकला था। वैसे ही ये जो कंठ है ना, कंठ से बहुत सारे शब्दों का उच्चारण, ध्वनियों का उच्चारण होता है। तो वही पूछा जा रहा है कि कंठ से निकलने वाली ध्वनि कौन सी है ना। अब इसमें थोड़ा सा अगर क्वेश्चन में ही अगर आप जो है कि थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो आपको पकड़ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ए है क और ख, य, र, च, ज, ट, न। अब इसमें से कौन सा होगा? क, ख, ग, घ, अंग। ये सब देखते हैं ना, कंठ, कंठ, क। यहाँ पे कंठ आ रहा है, कहां से आ रहा है? कंठ से आ रहा है। क, ख, ग, ये सारी ध्वनियां कहां से निकली? कंठ से निकल रही। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण, अल्प प्राण मतलब जिनको बोलने में कम समय लगे, कम समय लगे। तो झ, छ, झ, क, ख, थ, ध, फ, भ। तो इसमें से कौन सा जो है कि वर्ड होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? क, ख, क, ख, क, ख। इनमें इन कंपैरिजन किया जाए तो ये जो ऑप्शन बी है, इसमें जो आपके वर्ण दिए गए हैं, जो शब्द दिए गए हैं, अक्षर दिए गए हैं, इनको उच्चारण करने में कम समय लग रहा है, इसलिए इनको रखा जाता है कहाँ?
अल्प प्राण में रखा जाता है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये ऊपर का जो हमने रखा था क्वेश्चन, इसमें जो है कि लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद कॉन्सेप्ट है, तो कॉन्सेप्ट पे भी हम प्रॉपर बात करते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। उ ए ऐ, कौन सा होना चाहिए यहाँ पे, कौन सा वर्ड है, ह्रस्व व दीर्घ है, प्लूत है, दीर्घ है, ह्रस्व है, कौन सा है यहां पे देखते हैं इसको, कौन सा है। तो क्या आ रहा है, ऊ ए ऐ, मतलब दीर्घ, मतलब टाइम ज्यादा लग रहा है, टाइम क्या हो रहा है, ज्यादा लग रहा है। तो जहां पे टाइम ज्यादा लगता है, खींचता है, ध्वनि खींची जाती है, वहां पे कौन सा होता है, दीर्घ होता है। कौन सा होता है, दीर्घ। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कौन सा सही होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब यहां से देखते हैं कि यहां से स्टार्ट हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे एक एक कॉन्सेप्ट की बातें जो है कि हम देखते चलेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, चाहे जो है कि प्रवेश परीक्षा की बात हो या फिर आपकी कंपटीशन एग्जाम्स की बात हो, जहां जहां भी जो है कि जो जो चीजें पूछी गई हैं, हो सकता है एक स्लाइड में कंप्लीट ना हो, दूसरी बार आएंगे प्रैक्टिस सेशन में, वहीं पे हम कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे एक एक चीज को देखते चलते हैं कि ध्वनि क्या है, सबसे छोटी व अविभाज्य जो है कि क्या है, इकाई है ध्वनि, ठीक है। वर्ण ध्वनि का लिखित फॉर्म है और वो अविभाज्य है। एक बार डीएलएड में प्रवेश परीक्षा में ये पूछा गया है कि वर्ण जो है कि क्या कहते हैं कि ध्वनि का सबसे सूक्ष्म रूप जिसे विभाजित न किया जा सके उसे क्या कहते हैं, तो उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या है, ध्वनि का लिखित स्वरूप है। यहां पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, वर्णों के व्यवस्थित जो है कि समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। अब इसके टोटल प्रकार पे जाते हैं। तो वर्णमाला के दो टाइप हो गए आपके, एक हो गया आपका स्वर, दूसरा हो गया आपका क्या, व्यंजन। स्वर व व्यंजन, स्वर व व्यंजन। ये टोटल कितने होते हैं, कुल कितने होते हैं, तो कुल 13 होते हैं। कुल कितने होते हैं, कुल ये 13 होते हैं। और इसमें 11 जो है कि मूल होते हैं या लेखन के आधार पे होते हैं। उच्चारण के आधार पे जो है कि 13 हो जाते हैं, 2 और जुड़ जाते हैं। 2 कौन कौन से जुड़ जाते हैं, अनुस्वार, अनुस्वार प्लस विसर्ग, विसर्ग, ये यहां पे होना चाहिए विसर्ग, ठीक है, विसर्ग, ये यहां पे जुड़ जाते हैं। अब व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन जो है कि 35 में 33 जो है कि क्या है, मूल व्यंजन होते हैं, लेखन के आधार पे व्यंजन होते हैं। 2 जो है कि होते हैं यहाँ पे द्विगुण व्यंजन होते हैं, द्विगुण व्यंजन होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं इन्हें भी देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। ये है आपका संयुक्त व्यंजन, यहां पे क्या है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन यानी कि 4 होते हैं वो व्यंजन जो एक से अधिक, है ना, व्यंजनों से मिलके बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क स, यह होगा कछ, उसके बाद त र त्र, है ना, ज और य, ज्ञ, स और र, जो है कि हो गया आपका स्र, ये हो गया। अंतस्थ वर्ण जो है कि अंतस्थ वर्ण कौन होते हैं, य, र, व, ल, इसे क्या बोलते हैं, अंतस्थ वर्ण। उसके बाद क्या होता है, उष्म वर्ण यानी कि स, श, है ना, और स और ह, ये जो है कि यहाँ पे 4 उष्ण वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अब जो है कि स्वर में जो है ना, स्वर में 2 को काउंट नहीं किया जाता है सामान्य तौर पे। यहां तक कि कहा यह भी जाता है कि अगर 2 को हम नहीं भी लिखें तब भी हमारा स्वर का जो वर्णमाला है वो गलत नहीं माना जाएगा। यहाँ पे केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के अनुसार अंग और अह स्वर वर्णमाला में लिखना या दिखाया जाना उचित नहीं है, इसे हम नहीं भी रखते हैं तब भी हमारा स्वर कंप्लीट है। स्वर और व्यंजन में क्या फर्क होता है, स्वर और व्यंजन में एक बेसिक सा फर्क आप जान लीजिए कि व्यंजन के पास अपनी बहुत ज्यादा कुछ मात्राएं नहीं होती हैं, जबकि स्वर के पास अपना जो है कि मात्रा होती है जो व्यंजन के साथ जुड़ के जो है कि काम
करती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। यहां पे उच्चारण के आधार पे हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है? उच्चारण के आधार पे कितनी होती है? अभी देखिए, लेखन के आधार पे भी यहां पे लिखा हुआ है। उच्चारण के आधार पे कितनी होती है? 47। उच्चारण के आधार पे 47, जिसमें से 10 आपका क्या है? 10 आपका स्वर है ना? 35 आपका व्यंजन है और 2 आपका अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, आगत व्यंजन, सॉरी अंतस्थ नहीं, आगत व्यंजन, आगत व्यंजन है। ये 3 मिलके जो है कि 47 हो जाते हैं। लेखन के आधार पे वर्ण देखें तो ये आपका 42 हो जाता है, जिसमें 13 आपके स्वर हो जाते हैं, ये आपका व्यंजन हो जाता है, व्यंजन हो जाता है, और 4 आपके जो है कि संयुक्त स्वर या संयुक्त जो है कि वर्ण हो जाते हैं। कुल मिला के 52 हो जाता है। नेक्स्ट, अब यहां पे आगे देखते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णमालाओं को क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। और स्वतंत्र रूप से इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके उच्चारण में जो वायु यानी कि जो हम हवा बाहर निकालते हैं मुख से, उसमें किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं होता है, कोई बाधा नहीं होती है, इसलिए इन्हें स्वतंत्र वर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्वतंत्र वर्ण बोला जाता है। स्वरों की प्रकार देखते हैं तो स्वर में जो है कि 3 प्रकार के हैं। ह्रस्व स्वर है ना, जिसमें एक ही मात्रा होती है, एक मात्रा, और कम समय बोल दिए जाते हैं, बोलने में कम समय लगता है। एक मात्रा होगी और बोलने में कम समय लगेगा, जैसे अ, ई, उ, री। ये कुछ जो है कि यहां पे दिए हुए हैं, जैसे अ, ई, उ, री। अब ये देखिए, इनको प्रोनाउंसिएशन में, इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ये अल्प प्राण के तरह भी आते हैं, यही अल्प प्राण में भी आ जाएंगे आपके। इस चीज को ध्यान रखना। अल्प प्राण मत देखिए, अल्प प्राण और महाप्राण यहीं पे देख लेते हैं थोड़ा सा। अल्प प्राण, अल्प प्राण जिनको बोलने में कम समय लगे, मात्रा कम हो। महाप्राण, महाप्राण जिनमें मात्रा खींचती है, टाइम ज्यादा लगता है, उन्हें क्या बोलते हैं? महाप्राण बोलते हैं, है ना। अब यहां पे दीर्घ। अब दीर्घ में देखिए तो दीर्घ में जो है कि मात्रा 1 से ज्यादा बढ़ जाएगी, 2 हो जाएगी। द्विमात्रिक स्वर, इसे एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं। एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं, इसे द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। इसमें 2 मात्राएं होती हैं, द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। द्विमात्रिक स्वर 2 मात्राएं होती है ना, जिसके उच्चारण में थोड़ा समय ज्यादा लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। अब इनके उच्चारण में देखिए ना, इनके कंपैरिजन में मात्रा क्या हो रही है? यानी कि समय ज्यादा लग रहा है, मात्रा एक बढ़ गई है। तो इस तरह के स्वर को क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे ये उच्चारण कर रहे हैं ना, ये 2 गुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर के कंपैरिजन में दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2 गुना का समय लगता है। जैसे ये माइक लगा के बोल रहे हैं, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अब ये देखिए, ये खींच रहा है, जब भी खींच रहा है तो समय ज्यादा लगेगा। तो इस तरह के वर्ण को हम कहां रखते हैं? कहां रखते हैं दोस्तों? तो दीर्घ स्वर में रखते हैं, है ना। अब आगे चलते हैं। यहां पे नेक्स्ट क्या देख रहे हैं? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर में अब ऐसे स्वर आ जाते हैं, ध्यान से रखिए, ऐसे स्वर आ जाते हैं, ऐसे स्वर आ जाते हैं जिनमें 3 मात्राएं होती हैं। इन्हें त्रिमात्रक स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिमात्रक शब्द भी बोलते हैं। जैसे, अरे बाप रे, है ना, किसी को पटक के मार दिए, और जब पटक के मार दिए उसे दर्द होगा तो क्या चिल्लाएगा? अरे माई रे, अरे बाप रे। तो ये अरे माई रे, है ना, रे, है ना, ये अरे माई रे, रे, अरे बाप रे, है ना, अरे माई रे, अरे बाप रे। ये यहां पे त्रिमात्रक, यहां पे क्या होगा? त्रिमात्रक स्वर, यानी कि यहां पे प्लुत स्वर आएगा। क्या आएगा?
प्लुत स्वर आएगा इस तरह के। सामान्य तौर पे नाम देखते हैं तो राम राम, ओम 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 ओम। अब इससे क्या होता है, इसकी एक क्वालिटी जान लीजिए, बहुत अच्छी सी क्वालिटी है। इसकी क्वालिटी क्या होती है, जब हम प्लुत स्वरों का उच्चारण करते हैं, कोई शब्द है जहां पे प्लुत स्वर है और उसका जब उच्चारण करते हैं ना, तो हमारा ये जो मुंह है इसके अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है। वो वाइब्रेशन हमारे जो माइंड है, माइंड, उस माइंड की जो नर्व, जो आपकी की नर्व सेल्स हैं, जो मेमोरी का स्टोरेज का काम करती हैं, उनके लिए थेरेपी का काम करता है। और थेरेपी का काम करता है ना, तो जो हमारी सेल्स हैं, मेमोरी सेल्स हैं, उनकी लाइफ, उनकी जीवन बढ़ जाता है और इसके वजह से याददाश्त बढ़ती है, हमारा मेंटल स्टेटस बढ़ता है, हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। इसलिए इन शब्दों का हम जाप भी करते हैं, जाप भी करते हैं। सामान्य तौर पे आप जाइए तो आपको जो है कि ब्राह्मण देवता, जो भी आपके गुरुजन है, वो सिखाते हैं कि आप राम का जाप कीजिए, आप ओम का जाप कीजिए। इससे होता क्या है, जब आप राम, कहा जाता है ना कि राम एक ऐसा दो शब्दों का जो है, दो वर्ण का अक्षर है, जिसमें रा बोलते ही सारे अवगुण, दोष, सारी बुराइयां हमारे अंदर से निकल के हवा में चली जाती हैं और मौ नामक कपाट को बंद होते ही वो सारी बुराइयां हमेशा हमेशा के लिए हमसे अलग हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे साइंस है, यहाँ पे धर्म का तो अपना एंगल है ही, लेकिन यहाँ पे साइंस है ना। साइंस क्या है, यही प्लुत वर्ण, जिसके वजह से माइंड के लिए थेरेपी का काम करता है, हमारी मेमोरी, हमारा याददाश्त बढ़ता है, हमारा मेंटल स्टेटस क्या होता है, बूस्ट होता है ना। तो ये आता है प्लुत, जो है कि स्वर में आता है यहाँ पे। अब यहाँ पे अनुनासिक शब्द क्या होते हैं, अनुनासिक स्वर या अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं यहाँ पे। अनुनासिक स्वर वो होते हैं जिनको बोलते समय मुख और नाक, जैसे यहाँ पे पिक्चर लगाया हुआ, यहाँ पे ये कोई एक्स जो है कि पर्सन है ना, कोई ये राम नाम का कोई व्यक्ति है, श्याम नाम का कोई व्यक्ति है, मोहन नाम का कोई व्यक्ति है, जो आप नाम रखना चाहते हैं रख लीजिए, उससे कोई ज्यादा लेना देना है नहीं हमको, है ना। अब ये कोई एक व्यक्ति है, वो कोई शब्द बोल रहा है, और जब बोल रहा है ना, तो इसके कुछ वायु जो है कि मुख से बाहर निकल रही है और कुछ वायु जो है कि यहां से ये नाक के रास्ते भी बाहर आ रही है। तो इस तरह के सारे स्वर, जिनके उच्चारण में कुछ वायु हमारे मुख से और कुछ वायु हमारे जो है कि नाक के रास्ते बाहर निकलती हैं, तो इस तरह के स्वर को क्या बोला जाता है, अनुनासिक। और इस तरह के स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अंग, इय, ड, म, न। ये 5 जो है कि आपके वर्ड होते हैं, जो क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं, है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहां पे सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। ये सामान्य तौर पे ये कंपैरिजन में जो है कि आपको बताया जा रहा है ना। कंपैरिजन में बताने का मतलब ये है कि व्यंजन के कंपैरिजन में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, इनके उच्चारण में कम हवा निकलती है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, सभी स्वर सघोष होते हैं, सघोष। वर्णमाला में, जबकि अगर हम व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में जैसे हम लिखते हैं क, ख, यहां पे स्वर की बात करें तो स्वर सभी क्या हो गए, सघोष हो गए, है ना। यहां पे 2 शब्द होता है, एक होता है आपका अघोष, दूसरा होता है सघोष, ठीक है। तो अब ये तो स्वर में क्या हो गया, सभी सघोष हो गए। व्यंजन की स्थिति देखते हैं तो क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है। च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अड़।
अब यहां पे देखते हैं, तो स्टार्टिंग, अब व्यंजन में देखते हैं ना, तो व्यंजन के जो पहले दो होते हैं, पहले दो होते हैं, पहले दो होते हैं, जो ये पहले दो होते हैं, ये होते हैं आपके अघोष, अघोष होते हैं। कौन से स्वर होते हैं ये, कौन से वर्ण होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। और लास्ट के जो तीन होते हैं, लास्ट के जो तीन होते हैं, लास्ट के जो तीन होते हैं, तीन, ये होते हैं सघोष, ये क्या होते हैं, सघोष होते हैं, सघोष होते हैं। ठीक है, ये इसका क्लासिफिकेशन है। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें जैसे दे, मतलब ये तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया हूं, बाकी आप इसे पढ़ना चाहते तो यहाँ पे लिखा हुआ है सघोष और अघोष क्या होता है व्यंजन में, तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ जो है कि आपको मिल जाएगा इसका, है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटा दीजिए। उच्चारण स्थल के आधार पर वर्ण के प्रकार, देखिए यहां पे क्या लिखा है, उच्चारण स्थल के आधार पर वर्ण के प्रकार। अब वर्ण के प्रकार मतलब कि यहां पे हम स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन, स्वर व व्यंजन, हम दोनों की बातें यहां पे करेंगे, किसी एक की बात नहीं करेंगे। पहला इसमें देखते हैं क्या, पहला कंठ व्यंजन, कंठ, जो कंठ से बोला जाता है। अभी मैंने आपको बताया ना, प्रश्न के माध्यम से बताया कंठ व्यंजन कौन सा है, तो वहां पे मतलब जो यहां से उच्चारण होता है कंठ से, वो क्या होंगे, जैसे अ, आ, अह, क, ख, ग, घ, अंग, ये सब कंठ से उच्चारित होते हैं, कंठ से उच्चारित होते हैं। तो ये सब क्या होगा, ये सब क्या होगा, ये सब क्या होगा, कंठ वर्ण। आसान, देखिए ऐसे अगर रट्टा मारेंगे ना, रट्टा मारेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। रट्टा मारना नहीं है, हिंदी में रट्टा मारने वाला बहुत ज्यादा कोई चीज, कॉन्सेप्चुअल चीज है ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं, वैसे ध्यान दो ना भाई इसको। इतनी बढ़िया अच्छी कहानी के थ्रू जो है कि समुद्र मंथन होता है, समुद्र मंथन से क्या होता है, समुद्र मंथन से विष निकलता है, विष का पान कौन करते हैं, भगवान शंकर, कहाँ धारण करते हैं, कंठ में। तो वो सारे शब्द जो कंठ से निकलते हैं उन्हें कंठस्थ जो है कि यानी कि कंठ ध्वनि बोलते हैं। उसमें आ जाए क, कंठ, क, नाम में लिखा है क्या, क। अब समझो ना भाई, यहाँ पे कंठ लिखा हुआ है ना, कंठ, क, यानी कि जैसे कंठ से उच्चारण की बात आएगी, क लिखा हुआ है तो क वर्ग के सारे जो है कि वर्ण आ जाएंगे, साथ ही साथ अ, आ, अंग, अ, आ, अह, सॉरी, अ, आ, अह, उसमें जोड़ दो, ये सब क्या हो जाएगा, आपका कंठस्थ वर्ण हो जाएगा। आगे बात करते हैं यहां पे, आगे बात करते हैं यहां पे तालु स्वर, है ना, तालु वर्ण, वो वर्ण जो तालु से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाने वाले वर्ण, यानी कि कंठ से ऊपर, ऊपर यह नाक के नीचे, यहां पे नीचे, है ना, तालु से बोले जाने वाले शब्द, तालु से बोले वाले छ वर्ण पे आ जाइए, छ, कौन सा, च, च, छ, ज, झ, इय, य, श, ई, ये जो है कि किससे बोला जा रहा है, तालु से। तालु से मतलब कि ये तो कंठ हो गया, यहाँ पे कंठ है ना, कंठ से हम बोल रहे थे, यहाँ पे ये कंठ से बोल रहे थे। अब ये कंठ से थोड़ा सा सीधे ऊपर आ जाइए, यहाँ पे तालु से, तालु से बोल रहे हैं, यहाँ पे च, छ, ज, झ, है ना, उसके बाद इय, य, श, ई, यहाँ पे किसे, तालु से बोले जाने वाले शब्द हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे मूर्धन्य, मूर्धन यानी मूर्धा से बोलने वाले, मूर्धा से मतलब कि अब तालु से नीचे वाला पार्ट, तालु से नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, मूर्धा। ये जो तालु से नीचे, ये तो तालु, अब ये देखिए
ये तो आपका तालु है, ये तो आपका तालु है जो हमने अभी देखा है ना, और इसके जस्ट बगल में ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं तालु, है ना, ऊपर तालु। तो तालु से बोले जाने वाले पार्ट से क्या है, मूर्धन्य जो है कि शब्द होते हैं, जैसे त थ सॉरी त ठ ड ढ श ड़ री, री, ये सब कहां से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पे दंत, यानी कि जो दांत है, दांत, दांत के सहयोग से बोले जाने वाले वर्ण, दांत के सहयोग से बोले जाने वर्णों को क्या बोलते हैं, दंतस्थ या दंत जो है कि वर्ण बोलते हैं। इसमें त थ द ध न स, त थ द ध न स, दंत दंत दंत। जैसे ही दंत बोल, देखिए जब भी पूछा जाए, जैसे यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे मूर्धन्य, यहाँ पे थोड़ा सा जो है कि इसको याद रखना है कि मूर्धन्य जैसे नाम आएगा तो हम यहाँ पे किससे बोलेंगे, तालु से। ये बाकी यहाँ पे इसको जो है कि पकड़ना आसान है। यहाँ पे दंत दंत दंत, यानी कि दंत की बात किया जाए, दांत से बोले जाने वाले बात, तो दांत यानी कि ऐसा वर्णमाला का ऐसा वर्ग जिसमें द आता हो, वो उसमें आएगा। साथ में आपका जो है कि एक आध शब्द और आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका त थ द ध न स। ठीक है, इस तरीके से जो है कि आपका हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं, तो यहां पे ओष्ठ यानी ओठ, ओठ ओठ ओठ, ओठ से बोले जाने वाले जो है कि शब्द देखते हैं। तो ओठ से बोले जाने वाले शब्द देखते हैं, तो यहां पे जो है कि आता है आपका फ, कौन सा आ गया, प फ ब भ म उ ऊ, ये कहां पे आ जाएगा, ओठ से बोलने वाले वर्ण यहां पे आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं ओष्ठ व दंत, यानी एक जो है कि ऐसा वर्ण जो ओठ, जिसको बोलने के लिए ओठ और दांत दोनों का सहयोग लेना पड़ता है, उसे जो है कि ओष्ठ दंत जो है कि बोला जाता है। वह है आपका व व व व, इसमें ओठ का भी सहयोग ले रहे, जैसे व बोले ना, व बोले, ये दोनों ओठ का भी हेल्प लिया जा रहा है, साथ ही साथ जो दांत है उसके भी हेल्प से बोला जा रहा है व, तो ये क्या हो जाएगा, ओष्ठ दंत। उसके बाद दंत मूल, दंत मूल का मतलब यह है कि दांत से जस्ट ऊपर, दांत से क्या, जस्ट ऊपर से बोला जाता है, जड़, जो दांत का जड़ है ना ऊपर, वहां से बोला जाता है, उसे क्या बोलते हैं, दंत मूल। यह है आपका र र र र, जैसे जैसे हम र उच्चारित करते हैं ना, तो जीभ हमारी फोल्ड होती है और फोल्ड होकर दांत के ऊपर जाके जो है कि टच करती है, र ल। तो ये क्या होते हैं आपके दंत मूल व्यंजन, यानी कि जड़, दांत के जड़ से बोले जाने वाले क्या होते हैं, दंत मूल वर्ण, है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट नासिक, नासिका या नासिका या नासिक से बोले जाने वाले वर्ण को क्या बोलते हैं, ऐसे वर्ण जो नाक के द्वारा बोले जाते हैं, नाक के द्वारा, उन्हें नासिक वर्ण जो है कि बोला जाता है ना। वो कौन कौन से हैं, अंग, है ना, अंग, अड़, इय, ड़, न, म, इन सब में हम देखेंगे ना, तो जो वायु है, वायु जो हवा है, हवा हमारे नाक के माध्यम से ज्यादा निकलती है। जैसे देखिए अंग अंग अंग, अंग जब हम उच्चारित करते हैं तो ज्यादा हवा कहां से निकलती है, नाक से, है ना। अंग 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 अंग, तो कहां से, नाक से। ईय, ईय जब बोलते हैं हवा कहां से निकल रही, नाक से। ड़, ड़ कहां से, नाक से। न, न, ये भी नाक से हवा निकल रही है। म, नाक से हवा निकल रही है। ये सब कहां पे आ जाएगा, नासिक वर्ण में। कहां पे आ जाएगा, नासिक वर्ण। यह करना कुछ नहीं है, इसको एक दिन थोड़ा सा फोकस करेंगे हम, कि जब वर्णमाला छोटे बच्चों की बुक होती है, लेके बैठ जाओ, सबको पढ़ो और पढ़ो, देखो उसमें वायु कहां से निकल रही है। एक बार ये क्लास देख लो, एक बार नहीं समझ में आ रहा है 2 बार देख लो, लेके बैठो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, एक बार हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा, रटने की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। नेक्स्ट क्या है, ओष्ठ कंठ, यानी कि अब वो वर्ण जो कंठ
और ओठ दोनों के माध्यम से, ये कंठ के माध्यम से और दूसरा ओठ के माध्यम से, दोनों माध्यम से उच्चारित होते हैं। जैसे ओ बोलते हैं, ओ बोलते हैं तो ओठ भी जो है यहाँ पे लग रहा है और कंठ से आवाज उच्चारित हो रही है, तो ये ओष्ठ कंठ जो है कि वर्ण ओ और औ, ये थोड़े से जो है ना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि एक ही दो है और जोड़े में जो है कि क्वेश्चन बना के और परीक्षा में डाल देते हैं, फिर डाल देते हैं तो थोड़ा सा अगर हम ध्यान नहीं दिए हैं तो हमें दिक्कत होती है। तो इसलिए इस चीज को क्या करना है, हमें थोड़ा सा जो है कि ध्यान देना है। एक बार ध्यान देंगे अच्छे से, ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा, हमेशा के लिए झंझट खत्म हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट कहते हैं तालु और कंठ से, यानी कि वो तालु से और कंठ से उच्चारण करने वाले कौन से हैं? ए आवाज कहां से निकल रही है, ध्यान दीजिए। ए आवाज कहां से उच्चारित हो रहा है? कंठ से। ए और टकरा का कहां रहा है? तालु में। ए और ए, इसे बोलते हैं कंठ तालु, कंठ से बोले जाने वाले, है ना। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब यहां से फिर क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो गया। अब यहां से इसको देखते, ये तो बेसिक कुछ चीजें थी। कुछ चीजें वर्णमाला में अगर कुछ चीजें कॉन्सेप्ट अगर रह गया होगा, नेक्स्ट क्लास जब भी हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे कल के क्लास में, उसमें प्रॉपर हम इसको क्या करेंगे, इसको फिर कॉन्सेप्ट जो बचा खुचा होगा उसको क्लियर कर देंगे। ये आपका वर्णमाला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते प्रैक्टिस करते हैं। व्यंजन का वर्गीकरण देखते हैं। तो व्यंजन जो है कि मुख्य रूप से 3 तरह का होता है। कौन कौन से होते हैं? 3 तरह का होता है। बी ऑप्शन सही है। पहला है आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा है आपका अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है आपका ऊष्म व्यंजन। यह 3 तरह के व्यंजन होते हैं, है ना, सामान्य तौर पे। आगे 17 वर्ण और मात्रा में क्या अंतर होता है। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि वर्ण और व्यंजन और स्वर में क्या अंतर होता है। अब यहां पे क्या बोला जा रहा है? वर्ण में और मात्रा में क्या अंतर होता है ना। तो क्या अंतर होता है? वर्ण सस्वर अक्षर है। वर्ण क्या है? सस्वर अक्षर है और मात्रा स्वर है। दूसरा क्या है? वर्ण स्वर है या स्वर का है और मात्रा सस्वर का, ठीक है। अ और ब दोनों सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है क्या है? ए सही है। वर्ण सस्वर अक्षर है ना, और मात्रा स्वर है। जैसे मैंने बताया ना कि स्वर और व्यंजन जितने भी मात्राएं होती है वो सामान्य तौर पे स्वर के रूप में आती हैं। तो अगर इतना भी अगर आप पकड़ लेते हैं ऑप्शन, तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18, वह छोटी सी ध्वनि जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। मैं बता रहा था ना अभी स्टार्टिंग में कि इस तरह का प्रश्न पूछा गया है, वह छोटी सी ध्वनि जिसे खंडित नहीं किया जा सकता। तो वो छोटी सी ध्वनि कौन सी है? वर्ण। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बहुत बेसिक प्रश्न पूछा जाता है, कुछ बड़ा नहीं पूछा जाता एंट्रेंस में, है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर क्या कह रहा है? हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? आयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं? आयोगवाह अभी इसके बारे में हम जो है कि डिस्कस कर रहे थे, किसमें? वर्णमाला की बात की जा रही है इसमें, है ना। तो वो होते हैं कौन से? अंग और अह होते हैं। अनुनासिक व विसर्ग, अनुस्वार व विसर्ग, अनुस्वार प्लस विसर्ग, अनुस्वार व विसर्ग, है ना। अनुस्वार व विसर्ग को ही क्या बोलते हैं?
आयोगवाह वर्ण बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, निम्न में से कौन ट वर्ण का नहीं है। बहुत ही आसान सा है, बहुत ही आसान सा है, ट ठ ड ढ ड़, आ गया ना, यानी कि ये तो 3 है। क, ये घ किसका है, क वर्ण का है, क वर्ण का है, क वर्ग का है, सॉरी क वर्ग का है, ये नहीं है तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा। डी जो है कि यहाँ पे ट वर्ग का नहीं है, डी ट वर्ग का नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ पे हिंदी वर्णमाला में एक ध्वनि को दूसरे ध्वनि के सहयोग से लिखी या बोली जाने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं। जो वर्णमाला है, वर्णमाला में जो है कि एक ध्वनि को किसी दूसरे ध्वनि के सहयोग से लिखा या पढ़ा जाता है, बोला जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्वर क्या है, स्वतंत्र है, किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, अकेले लिखा जाता है, अकेले बोला जाता है सामान्य तौर पे। तो वर्ण की बात की ही जा रही है, तो पूरा वर्ण है नहीं, अक्षर, अक्षर भी पूरा जो है कि है नहीं, वो भी पूरा वर्णमाला का काउंट कर लेंगे, तो ये ऑप्शन ही गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये आते नहीं है, तो कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर डी, व्यंजन। व्यंजन ऐसे वर्ण है जिनको किसी न किसी के सहयोग से लिखा पढ़ा या बोला जाता है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, बालक स्कूल से कब आया, कब आया, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, पूछा जा रहा है किसी से, तो पूछा जा रहा है, लास्ट में मार्क नहीं लगाया हुआ है, चिन्ह नहीं लगाया हुआ है, और कह रहा है कि यहाँ पे चिन्ह कौन सा होगा, कौन सा चिन्ह होगा, यहाँ पे अल्प विराम होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, ये होगा या पाई होगा, है ना, तो कौन सा होगा, क्वेश्चन मार्क, कौन सा होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, है ना। बालक स्कूल से कब आया, पूछा जा रहा है, प्रश्न क्वेश्चन मार्क होगा, है ना। संयुक्त स्वर और उनसे मिलने वाले व्यंजनों में कौन सा वर्ण होता है, क्या बोल रहा है, संयुक्त स्वर और उनसे मिलने वाले व्यंजनों में कौन सा वर्ण होता है, प्लुत वर्ण, लघु वर्ण, गुरु वर्ण, तो कौन सा होता है यहाँ पे, गुरु वर्ण होता है, गुरु वर्ण होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। कंठ ध्वनि, कंठ ध्वनि बहुत ही आसान है, अभी बताए हैं, आसान से कर लेंगे, क्या हो जाएगा, य र आएगा, क्या नहीं आएगा, है ना, बताए हैं क्या, कंठ क वर्ग आएगा, क वर्ग आएगा यहाँ पे, तो क कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया, आसान सा है, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए, समस्या कहीं नहीं आएगी, है ना। अब आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सी महाप्राण ध्वनि है, महाप्राण ध्वनि, महाप्राण ध्वनि जिसको बोलने में समय लगता है। अब इस तरह का प्रश्न जब पूछता है ना, जो ऑप्शन होता है उसी में हमें कंपैरिजन करना होता है, अब पूरा वर्णमाला हमें रिकॉल नहीं करना होता कि किस वर्णमाला के कौन से अक्षर में क्या है, नहीं, ऐसा नहीं है, जो ऑप्शन है हमें उसी में चयन करना है, उसी में हमें देखना है, उसी में समझना है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, क क क क, जल्दी बोल दे रहे हैं, ज्यादा टाइम, एक ही मात्रा लग रहा है इसमें, ज्यादा मतलब की मात्राएं नहीं है। उसके बाद ख ख ग ब, टाइम जिस किस में ज्यादा लग रहा है, महाप्राण, मैंने क्या बोला, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण जिसको बोलने में कम समय लगता है, एक मात्रा होती है, अल्प प्राण, महाप्राण जिसमें एक से ज्यादा मात्रा होती है, जिसको बोलने में, उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है। तो क ग ब कम समय लग रहा है, मात्रा एक है, ठीक है। ख ख, अब ख नहीं बोल सकते, ख नहीं बोल सकते, उच्चारण गलत हो जाएगा, ख खिंच रहा है, मात्रा ज्यादा है ना, महाप्राण, तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, महाप्राण, ठीक है। ये जो है कि आपके क्वेश्चन थे 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन जो है कि प्रैक्टिस हो गए, है ना। आगे चलते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और होगा यहाँ पे, हाँ, अब जो है कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो विराम चिन्ह वगैरह जो हर जो है कि प्रश्न में जो है कि एक प्रवेश परीक्षा में एक जो है कि प्रश्न पूछ ले रहा है, तो इसको देख लेते हैं, हालांकि आसान है,
लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। पूर्ण विराम, खड़ी पाई को क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम। अर्ध विराम, अर्ध विराम को ऊपर बिंदु होता है, ये तो खड़ी पाई हो गया, यहां पे ये खड़ी पाई हो गया। और अर्ध विराम एक यहां पे बिंदु होगा और नीचे जो है कि कामा होगा, ठीक है। अल्प विराम में सिर्फ कामा होगा। उपविराम में, उपविराम में देखें क्या हुआ, उपविराम, उपविराम में दो जो है कि क्या होंगी? बिंदुएं होंगी। क्वेश्चन मार्क के प्रश्नवाचक में देखेंगे, क्या हो रहा है बार बार, प्रश्नवाचक में देखेंगे तो इस तरह का जो है कि देखने को मिल जाएगा। योजक चिन्ह, ये आपका योजक चिन्ह है ना। ऊर्ध्वाधर चिन्ह या इस तरीके से होगा, इसके बीच में ये है ना। रेखिका या निर्देश, ये है आपका। विवरण चिन्ह, इस तरीके का डबल बिंदु के साथ एक जो है कि पाई हो जाएगा। त्रुटिपूर्ण चिन्ह, त्रुटिपूर्ण इस तरीके का जो है कि दिखाया जाता है ना। आगे जो है कि आपका संक्षेप सूचक बिंदु, संक्षेप, जब हम कोई शब्द लिखते हैं या कोई लाइन लिखते हैं और वो ज्यादा होता है, बड़ा होता है, तो जैसे बहुत सारे जो है कि स्वर्गीय लिखते हैं, स्वर्गीय लिखते हैं ना, स्वर्गीय, स्वर्गीय, ये तो हो गया पूरा। लेकिन इसे अल्प करना है तो हम इसे क्या कर देंगे? बिंदु लगा देते हैं, ये अल्प हो गया, ठीक है। संक्षेपण हो गया, है ना, बिंदु लगा दिए, नीचे हो गया। लोप, लोप करना होता है तो कई सारी डांट लगा देते हैं यहाँ पे। समानता सूचक, इक्वल की बात करते हैं, बराबर का चिन्ह ये हो गया। कोष्टक, कोष्टक सभी को पता है, ये बताने वाली जरूर बात है नहीं। विस्मय सूचक, विस्मय सूचक में एक डंडी होता है, नीचे बिंदी लगा देते हैं, ये क्या होता है? विस्मय सूचक शब्द होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे देखा जाएगा। क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताते रहिए। साथ ही साथ अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पे अगर वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो आप कमेंट में वो टॉपिक बता दीजिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो लेक्चर लेके आएंगे, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो एसएसटी का हो, चाहे वो साइंस का हो, मैथ का हो, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक है, जिस टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं, वीडियो लेक्चर चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में वो उस टॉपिक छोड़ दीजिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो लेक्चर लेके आएंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।